rise in the prices of goods and services. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मई में किसी चीज की कीमत 10 रुपए थी और जून में उसकी कीमत 12 रुपए है, तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 20% यानी बढ़ गया। और जब 20% रेट बढ़ जाता है किसी भी आइटम का, तो परचेजिंग पावर जो होती है हमारी, यानी जो खरीदने की जो शक्ति होती है, वो भी 20% क्या होगा, वो घट जाएगी। जो हमारी परचेजिंग पावर है वो 20% घट जाएगी अगर इन्फ्लेशन 20% बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो भी 20% घट जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी। जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी और आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। जैसे मान लीजिए टमाटर का मूल्य आज 10 रुपए किलो है और कल अगर वो 20 रुपए किलो हो जाता है, तो क्या होगा कि आपके 10 रुपए उसको केवल आधा किलो ही खरीद पाएंगे। वैल्यू की मनी 50% घट गई आपकी। ठीक है। अब इन्फ्लेशन की बहुत सारी फॉर्म होती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन। एक टर्म होता है इसका रिफ्लेशन, चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। और भी कई सारे टर्म है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। इसकी फॉर्म जो होती है वो डिपेंड करता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का जो उलट होता है वो डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि चीजें कम होती ही जाती हैं। आपने कभी डिफ्लेशन का एग्जांपल दे सकते हो कि अभी इंडिया में डिफ्लेशन कब आया? अभी रिसेंटली, मतलब 5 साल, 10 साल, 2 साल में? सर 2018 में तो बता सकते हो आप? डिफ्लेशन बता सकते हो? 2008 में आया था सर डिफ्लेशन। अब यूएस में सर मंदी आई थी, तब यहाँ पे नहीं, मंदी कौन सी मंदी आई थी? 2008 में तो कोई ऐसी मंदी नहीं आई थी। वो आप ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हो, वो तो 30s में आया था। डिफ्लेशन नॉर्मली नहीं होता, नोटबंदी, ठीक है ना? डिफ्लेशन नॉर्मली नहीं होता। आप लोगों को क्या लग रहा है अभी जो स्थिति बन रही है कोरोना के टाइम, जैसे कोरोना फैला हुआ है, लोगों की नौकरी जा रही है, सर 2019 क्या डिफ्लेशन में आ सकता है? नहीं, 2019 में भी नहीं आया था। 2019 से तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2016 में शायद। देखिए, डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आप समझे, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। डिफ्लेशन में चीजें इतनी कम हो जाती हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकाल पाती। यानी अगर फैक्ट्री से माल 100 रुपए में निकला
तो बाजार में उसकी कीमत 100 रुपए से भी कम पे हो जाती है, वो नॉर्मली बोला जाता है डिफ्लेशन। सर जैसे अभी एग्रीकल्चर में जितनी भी फसलें हुई हैं उनमें कई फसलें और कई सब्जियों के जो किसान थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी लागत भी नहीं निकली है और कुछ लोगों को जो है मतलब वो खेत से निकाल करके और मार्केट में बेचने की भाड़ा तक नहीं निकल पाया। देखिए मैं बताऊं आपको, डिफ्लेशन दो कंडीशंस में होता है। एक तब हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया कि किसानों की जो चीजें हैं वो भाड़ा तक नहीं निकाल पाए, टमाटर है, खीरा है, करेला है। तो एक तो हो सकता है डिफ्लेशन ओवर प्रोडक्शन की वजह से, यानी किसी भी चीज की कीमत, वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि वो डिमांड को कई गुना एक्सीड कर जाता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह हैं। तो उस केस में ये हुआ कि अब मान लीजिए ऑफिस नहीं खुलेगी, तो ऑफिस में एक चपरासी होता है, वो झाड़ू लगाता है। रिटेल मार्केट में होता है, वहां भी कोई भी दुकानदार होता है, वो एक तो नौकर रखता है अपने पास। या अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो जब काम नहीं होगा तो कंपनी को अल्टीमेटली, मतलब कुछ दिन हो सकता है वो सरवाइव कर जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर ये होगा कि उनको दुकान बंद करके भागना ही पड़ेगा, अपनी ऑफिस बंद करनी पड़ेगी, ऐसे ही उनको अपनी कंपनी बंद करने पर नौकरी है नहीं है। तो अब ये होगा कि पहले नौकरी चली गई तो जो बेसिक उसकी जो आवश्यकता है, यानी खाना है, तो वो पहले खाने की पूर्ति करेगा। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उसको शायद खाने के लिए भी जुगाड़, क्योंकि नौकरी है नहीं और कोई काम है नहीं। तो बाजारों में जो वस्तुएं हैं बिकने के लिए वो बिक नहीं पाएंगी, यानी डिमांड कम हो गई। और डिमांड कम होने से होता यह है कि फिर दुकानदार क्या बोलता है कि ठीक है भाई, अगर सपोज करिए अगर कोई टेलीविजन 10,000 रुपए में नहीं बिक रहा तो वो कहेगा 8 में बेच देता हूं। अगर 8 में भी नहीं बिका तो वो कहेगा चलो 6 में बेच देता हूं। अल्टीमेटली ये स्थिति हो जाएगी, वो ये सोचेगा कि चलो और कुछ नहीं तो 1,000, 2,000, 3,000 रुपए भी मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई ओवर प्रोडक्शन से, या फिर दूसरी तरफ किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसमें बहुत वजह हो सकती हैं। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है मनी सप्लाई, क्योंकि बाकी चीजें तो आप पढ़ लोगे, लेकिन इसका एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि मनी सप्लाई की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे मनी सप्लाई क्या होती है? और कोई? Sir, money supply refers to the total volume of money held by public at a particular point in time in an economy. ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। और बताइए कोई? Sir, liquidity of money supply in the market in a specific time. ठीक, और कोई? अच्छा, मनी सप्लाई ठीक है, मतलब टोटल मनी अवेलेबल विद पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम In an economy. ठीक है। तो मनी सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहली चीज, इसको डिटरमिन करता है रिजर्व बैंक ऑफ,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और वो मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। मनी सप्लाई में सर डिमांड आपके डिपॉजिट्स भी कॉइन्स आ आते हैं। सकते हैं। नहीं, देखिए पहले तो हो गया करेंसी। करेंसी में मतलब जैसे आप अपना एग्जांपल देके देखिए, आपके घर में मनी सप्लाई क्या हो सकती है? आपके पास सर रुपए हो करेंसी, सकते हैं। हाँ सर, आपके पास रुपए हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप घर से निकले, या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जेब में फिक्स डिपॉजिट रखा हो, एफडी कोई पड़ी हो। आपने हो सकता है कोई सोने की चेन भी पहन रखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी जी सर। सर। जी सर, तो मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 6 बजे या 7 बजे या दिन के 11 बजे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि नॉर्मली जैसे बैंक का क्लोजर होता है ना, बैंक का क्लोजर होता है सितंबर में, कि फला दिन जब क्लोजर हुआ तो मनी सप्लाई इन इंडिया टोटल ये थी। अब इसमें आपकी करेंसी आ सकती है, आपके नोट्स आ सकते हैं, आपकी चेकबुक आ सकती है। चेकबुक क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि ऐसा डिपॉजिट जो आपकी डिमांड पर आपको मिल जाए, यानी ऐसा डिपॉजिट जिसमें आपने पैसे डाले हैं और जब आपने डिमांड किया तब आपको पैसे मिल गए, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। यानी चेकेबल अमाउंट। कि चेक का मतलब ये हुआ, आपने बैंक में चेक किया, यानी आपने एंटर किया। जैसे होटल में चेक इन नहीं करते, आप बैंक में चेक इन किया, आपने उसको एक अपना वो दिया, भर के दिया कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए, बैंक आपको 20,000 रुपए देगा। तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। यानी जब भी आप पैसा निकालने चाहें, आपने डिमांड किया कि मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक आपको पैसे देगा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। एक होता है सेविंग डिपॉजिट। एक सेविंग डिपॉजिट होता है। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम होती है बैंकों में। बैंक भी कई बार बताते रहते हैं मैनेजर लोगों के पास, अगर आप बैठोगे तो वो भी आपको बहुत सारी स्कीम बताएगा कि 6 महीने के लिए कोई स्कीम है, कोई 1 साल के लिए स्कीम है, कोई 3 महीने के लिए स्कीम है। जैसे मेरे पास है, जो मेरी सैलरी बैंक में आती है, ठीक है, उसमें से मैंने मान लीजिए 50,000 रुपए महीने निकाल लिए, 60,000 रुपए महीने निकाल लिए, तो जो बाकी बचता है वो मैंने अपने ऑप्शन दे रखा है बैंक में कि उसमें मुझे कुछ थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट मिल जाए, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट्स में तो कुछ मिलता नहीं है। नॉर्मली ये होता है उसमें अगर 3 महीने तक आपने कोई पैसा नहीं निकाला तो हो सकता है कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए उसमें। तो मैंने क्या कर रखा है कि मेरी महीने की जो सैलरी आती है 50,000 रुपए उसमें मैंने निकाल लिए, बाकी को बैंक को बोला है कि आप अपनी स्कीम में लगा दीजिए। बैंक बोलेगा कि अगर आप सेविंग डिपॉजिट्स में तो मतलब मिनिमल क्या, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होता, जीरो ही होता है ऑलमोस्ट। तो बैंक ये कहता है कि अगर आप हमारी स्कीम में ये पैसा लगाते हैं और आप मान लीजिए 1 महीने तक पैसा नहीं निकालते, अगले 1 महीने तक, तो आपको कुछ पैसा वो इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे उस 50,000 रुपए, बाकी बचे 50,000 को आप यूज कर लीजिए, मेरा क्या फायदा है कि मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। वो ये होती है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स। शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स को शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तीसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, हो गया।
सेविंग डिपॉजिट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? जी सर। तीसरा है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? यानी आप लोग फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं उसको टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। देखिए, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट इज सेम। शॉर्ट टाइम डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में डिफरेंस। शॉर्ट टाइम डिपॉजिट क्या हो गया? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने, मतलब नॉर्मली 1 महीने होगा या 3 महीने के लिए होगा, वो मतलब जो ऑड नंबर होते हैं उसमें होते हैं ये। 9 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, इस तरह से नॉर्मली ये 3 महीने के लिए होते हैं शॉर्ट वाले। और टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? आपने फिक्स कराया फिक्स डिपॉजिट, तो वो कितने साल के लिए हो सकता है? मेरे ख्याल से मिनिमम 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए। सर मिनिमम 1 ईयर, फिक्स डिपॉजिट के लिए मिनिमम 1 10 साल के लिए भी हो सकता है। सर मिनिमम 1 ईयर। और जो शॉर्ट, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 ईयर के लिए। और जो शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं यानी सेविंग डिपॉजिट्स, वो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। मोर देन 1 ईयर के लिए उनको बोला जाता है लॉन्ग टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है ना? टाइम डिपॉजिट्स को लॉन्ग टाइम डिपॉजिट से बोला जाता है। 5 साल के, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। उस केस में क्या हो सकता है? देखिए, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स, अब इनमें फर्क समझिए आप लोग। डिमांड डिपॉजिट हुआ, आप बैंक गए, आपने चेक बुक भर के दी उसको, मुझे 20,000 रुपए दीजिए, बैंक आपको 20,000 रुपए देगा। सेविंग डिपॉजिट में क्या होगा? क्या है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप चेक लेके जाएं, आपने कहा 20,000 रुपए भर दिए मैंने, उसको दे दूं मैं। उस केस में बैंक आपको बोलेगा कि नहीं, आपने 50,000 रुपए जमा किए थे और आपने 3 महीने के लिए ये टर्म लिया था, तो ये पैसा हम आपको 3 महीने के बाद ही दे सकते हैं। अनलेस आप ये कहें कि नहीं, मैं वो सब जो एग्रीमेंट है मैं तोड़ रहा हूं, मैं अपनी जो मैंने डिपॉजिट स्कीम ली थी मैं उसको खत्म कर रहा हूं, नहीं तो आपको वो चेक से पेमेंट नहीं करें। तो डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में ये अंतर है। डिमांड डिपॉजिट में आप, डिमांड डिपॉजिट मतलब जो करंट अकाउंट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट में आप कभी भी जाएं कभी पैसा निकाल सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट में उसमें एक बार होता है, आपको बार्ड किया जाता है कि नहीं, आप ऐसे नहीं कि आप किसी भी दिन आ गए, आपने हमको चेक दे दिया और पैसा निकाल लिया, वो टर्म पूरा होने के बाद ही आपको पैसे देंगे। टाइम डिपॉजिट्स में फिर 1 साल का या 5 साल का जितना भी है, उसके बाद ही आपको पैसा मिल सकता है। तो पैसा आप ही का है, लेकिन वो उसमें आपका बैंक का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप इतने साल तक वो पैसा नहीं निकालेंगे। तो बैंक जो नॉर्मली लोन वगैरह देते हैं लंबे पीरियड के लिए, तो वो वही पैसा होता है जो आपके फिक्स डिपॉजिट में पैसा होता है। आपके सेविंग डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट वो लोन नहीं देते। मान लीजिए आपने 50 रुपए डिमांड डिपॉजिट में यानी आपके करंट अकाउंट में है, 50 रुपए आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं यानी छोटे पीरियड के लिए जो सेविंग डिपॉजिट होते हैं लेस देन 1 ईयर के लिए। अब मान लीजिए 100 रुपए आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा किया। तो नॉर्मली ये होता है कि जो जैसे मान लो आपने हाउसिंग लोन लिया, कार लोन लिया, तो जो बैंक जो अपना लोन का एस्टिमेट बनाते हैं कि कितने लोगों को कितने अमाउंट के लिए लोन दिया जा सकता है, कितने पीरियड के लिए दिया जा सकता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं। क्योंकि आपने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना कि मैं 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूं और मैं ये पैसा अपना 10 साल के लिए नहीं निकालूंगा। तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को
किसी और को दे देगा एज लोन, हाउसिंग लोन या कार लोन या कोई बिजनेस लोन, और वो उससे अपना इंटरेस्ट कमाएगा, और बाद में जब आपका टर्म पूरा हो जाता है तो वो पैसा आपको वापस ले सकते हो या उसको रिन्यू करा सकते हो। अब हम आते हैं मनी सप्लाई की जो अलग अलग तरीके वो मतलब फॉर्म्स होती हैं, वो होती हैं M1, M2, M3 और M4। सुना होगा आप लोगों ने। बोलिए भाई। जी सर। हाँ जी सर। बीच बीच में बोलते रहा करिए, मुझे लगता है शायद ऑफ एयर हो गए, है ना। जी सर। जी सर। हाँ बताइए। M1, M1, M3, M4। अब इसमें फर्क यह होता है कि M1, M2, M3, M4 ये जो लिक्विडिटी होती है, मनी सप्लाई यानी मनी की फॉर्म्स होती हैं, वो लिक्विडिटी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का मतलब है कि उसकी एक्सचेंज पावर, मनी की एक्सचेंज पावर को ही लिक्विडिटी बोला जाता है। जैसे आपके पास कैश है, आप मान लीजिए आपने 1 किलो सेब लिए, उसने कहा 100 रुपए दीजिए, आपने 100 रुपए दे दिए, उसने आपको 1 किलो सेब दे दिया। तो ये एक्सचेंज क्या हुआ, आपने सेब लिए, आपने उसके एक्सचेंज में क्या किया, उसको 100 रुपए दिए। ये होती है लिक्विडिटी। अब सपोज करिए आप उसको चेक बुक देते हैं 100 रुपए की, कि भाई चेक ले लो 100 रुपए का, तो क्या वो लेगा? नो सर। दो तरीके, या तो वो ले भी सकता है, लेकिन क्या कहेगा, वो झिझकेगा, वो सोचे, अगर जान पहचान का हो तो हो सकता है ले भी ले एक आध बार को, लेकिन अगर आपको नहीं जानता तो वो नहीं लेगा। हो सकता है कोई पेटीएम वगैरह उस पर फैसिलिटी हो तो पेटीएम से ले लेगा, लेकिन वो क्या प्रेफर करेगा, वो कैश प्रेफर करेगा। क्यों कैश प्रेफर करेगा? बिकॉज कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, यानी कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब एक्सचेंज पावर उसकी। तो M1 को जब हम डिफाइन करते हैं मनी सप्लाई में, और मैं आपको मनी सप्लाई क्यों पढ़ा रहा हूं, बेसिक चीजें ही बता रहा हूं। मनी सप्लाई इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन में एक कॉज ऑफ इन्फ्लेशन जब होता है, जब कारण पूछे जाते हैं इन्फ्लेशन के, तो आप उसमें एक कारण ये भी लिखते हो कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये मेंस में 2 ही नंबर का है, हो सकता है 10 नंबर का है। तो अब मान लीजिए अगर ये प्रश्न आता है कि इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अब उसमें जो बिल्कुल सटीक लिखेगा और कुछ टेक्निकल चीजें लिख देगा तो शायद उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, हो सकता है आपको 10 में से 7 मिल जाए, और जो एक जनरल सी एक रट के चला जाएगा, हो सकता है उसको 4 मिले या 5 मिले। तो मनी सप्लाई की जो फॉर्म है वो M1, M2, M3 और M4 है। M1 और M2 को बोला जाता है नैरो मनी, और M3 और M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी।
जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, थोड़ा लिख लिया करिए इसको, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, किताब खोल के बैठे या मे बी कुछ गूगल सर्च करें, देखें, समझें उसको, तो समझ में आएगा। तो M1 होता है जो मनी सप्लाई, यानी ये मोस्ट लिक्विड होता है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। क्यों होता है लिक्विड? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम केवल कैश को काउंट करते हैं। कैश मतलब आपके पास 100 रुपए का नोट है, वो भी हो सकता है, या आपको कॉइन्स भी हो सकता है। इट इज एज गुड एज कैश, मतलब करेंसी। तो कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स हो गए प्लस करेंसी हो गई, ये M1 में आते हैं। और M1 में क्या आ सकता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, आप, मैंने आपको बताया था जैसे करंट अकाउंट वाले, आप बैंक गए, चेक दिया आपने और पैसे निकाल लिए, तो उसको भी आप ऐसे मानते हो कि ये भी ऑलमोस्ट कैश की तरह ही है। बस इतना है कि कैश आप इमीडिएटली अपनी जेब से निकाल के दे देते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स के केस में क्या होगा, आप बैंक जाओगे, हो सकता है वहां 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको लग जाए। जैसे आपने दुकान से कुछ सामान लिया, अगर आपके पास कैश है तो आपने इमीडिएटली दे दिया, या फिर आप उसको बोल के चले गए भाई मैं अभी 15-20 मिनट में आ रहा हूं, और आप बैंक गए, आपने पैसे निकाल लिए वहां से जाके। तो M1 में क्या होता है, कैश, कैश मतलब करेंसी प्लस आपके कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखिए इनकी लिक्विडिटी में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन अंतर है कि लिक्विडिटी मतलब आपने इमीडिएटली कैश दे दिया, उसने सामान दे दिया, और डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो M1 में नॉर्मली हम करेंसी प्लस नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स इज नॉट कैश बट इज क्वाइट नियर टू कैश, यानी कैश की तरह ही है। यानी कैश प्लस कैश की तरह अन्य प्रकार का कोई भी आपके पास संसाधन है। M1 को क्या बोला जाता है, नैरो मनी। अब नैरो मनी क्यों बोला जाता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर हो जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। नैरो मनी क्यों बोलते हैं इसको, नैरो मनी, जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं नैरो माइंडेड आदमी है, यानी इसकी सोच छोटी है, बोला जाता है ना, मैं भी तो ऑन डिमांड मतलब अवेलेबल हूं, तो कैश बोलता है ठीक है तू भी ऐड हो जा, पर इससे ज्यादा मैं और किसी को ऐड नहीं करूंगा। ये हुआ M1, ये हुआ नैरो मनी। नैरो मनी मतलब इकोनॉमी में जो टोटल मनी सप्लाई है उसका एक फ्रैक्शन ही M1 है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। M2 देखिए, M2 में क्या आता है, M2 में एक चीज और ऐड हो जाती है, M2 में एक चीज और ऐड हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है सेविंग डिपॉजिट्स। M2 में सेविंग
डिपॉजिट्स ऐड हो जाते हैं, यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड, और सेविंग डिपॉजिट और कहाँ हो सकता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप खाता खुलवा लेते हैं, कुछ लोग यस सर। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए, मतलब 500 रुपए का, 400 रुपए का, 300 रुपए में भी वहां पे आपका पैसा जमा हो जाएगा। बैंकों में नॉर्मली नहीं होगा कि वो ये कहता भाई मैं सेविंग डिपॉजिट खुलवा रहा हूँ, मैं 300 रुपए का, 300 रुपए मेरे पास है, तो बैंक नॉर्मली मना कर देगा। तो क्या छोटे छोटी जो सेविंग्स के लिए जो है पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट करती है उसको, ठीक है। यानी M2 क्या हुआ, M1 प्लस और क्या हो गया उसमें, सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो बैंक है, और पोस्ट ऑफिस। यस सर। हाँ ठीक, तो M1 नैरोएस्ट हो गया, यानी मोस्ट नैरो फॉर्म ऑफ मनी। M1 ये कहता है मैं केवल कैश और डिमांड डिपॉजिट को ही मानता हूं और किसी को नहीं मानता, यानी वो ये कहता है मेरा स्वार्थ तो केवल कैश में और डिमांड डिपॉजिट्स में है, मेरी सोच इतनी है बस। M2 कहता है नहीं यार, थोड़ा सा मैं तेरे से ब्रॉड हूं, क्योंकि मैं सेविंग डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तरह उतना नैरो नहीं हूं। तो M2 इज ऑल्सो नैरो फॉर्म ऑफ मनी। क्योंकि उसमें तीन, अब आता है उसके बाद M3। M3 में क्या होता है कि M2 हो गया प्लस में उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, उसमें हो जाते हैं टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। M3 कहता है कि मैं M1 को भी अपने साथ लेके चलूंगा, M2 को भी लेके चलूंगा, प्लस टाइम डिपॉजिट्स को भी लेके चलूंगा। टाइम डिपॉजिट्स मैंने बताया था ना कि वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ही होते हैं, उस पैसे को आप उस टर्म से पहले नहीं निकाल सकते। तो जब हम इसकी परिभाषा को मतलब ब्रॉड करते जाते हैं, यानी ब्रॉड नैरो मतलब एक छोटा गेट, फिर हम उस गेट को बड़ा और कर देते हैं, तो उस बड़े गेट में से फिर क्या होगा, छोटे गेट में से हो सकता है केवल मोटरसाइकिल निकल पाए, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो कार भी निकल जाएगी, गेट और बड़ा कर देंगे तो हो सकता है कोई बड़ी आपके SUV निकल जाए उसमें से, और बड़ा कर देंगे तो हो सकता है उसमें से ट्रक भी आए। तो अब M3 में क्या हुआ कि उसने M1 को भी ले लिया, M2 को भी ले लिया, प्लस टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड कर लिया, इसलिए M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। M1 क्या हुआ, कैश, कैश मतलब करेंसी प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। यस सर। M2 मतलब M1 हो गया प्लस प्लस सेविंग्स, जो सेविंग डिपॉजिट्स जो छोटे टर्म के लिए जो होते हैं, जी। छोटे टर्म के लिए, यानी आपको 3 महीने के लिए, 3 महीने में आपने 300 मान लो 500 रुपए जमा किए 3 महीने के लिए, और आपको 550 रुपए मिल गए या 600 रुपए मिल गए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि M1, M2, M3, M4 ये लिक्विडिटी के हिसाब से होते हैं, यानी एक्सचेंज पावर जैसे जैसे कम होती जाएगी उस हिसाब से M1 से आगे बढ़ेगा M2, M2, M3, M4। M4 जरूर है बट लिक्विडिटी वाइज वो सबसे कम है। अभी जैसे मान लीजिए टाइम डिपॉजिट्स है, आपके पास 20 साल के लिए आपने पैसा जमा कर रखा है, और कोई आपसे मान लीजिए
कोई आपसे ये कहे कि भाई मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, तो क्या आप उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा के देंगे? नॉर्मली क्या होंगे, भाई मेरे पास कोई कैश नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं, हमारे पास भाई कोई कैश नहीं है। और अगर कोई बिल्कुल घर का हुआ तो आप भी कहेंगे कि भाई ये बुरा भी ना मान जाए, तो आप उसको बता भी देंगे कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने उसकी एफडी करा दी। अब एफडी में तोड़ नहीं सकता, तोड़ूंगा तो पेनल्टी भी लगेगी, प्लस कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो अब क्या M4 में, हाँ M3 में M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गए आपके, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और M2 में क्या थे, सेविंग डिपॉजिट्स। वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अब इसके बाद एक और आता है, हालांकि मनी सब कुछ कंट्रीज में M4 को इंक्लूड नहीं किया जाता मनी सप्लाई में, कुछ में किया जाता है और ये स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। M4 का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है बताइए M4 का? और मैं M3 से आगे आ गए सर, ईपीएफ भी तो होता है सर, सेविंग डिपॉजिट्स। लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं होता, यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता। अब क्या है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो NSC बोलते हैं ना, NSC, यस सर सॉरी सर वो गलती NSC से निकल होती गया है ये, था। अब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत पहले बहुत चलती थी। क्या आपने एक NSC ले ली, जैसे आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, मान लीजिए आपको इनकम टैक्स, आपके पास एजेंट आते थे, बोलते साहब एक NSC ले लीजिए, वो भी टैक्स बच जाएगा। तो अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को नॉर्मली मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए मैंने आपको बताया था M4 किसी कंट्री में स्टैंडर्ड माना जाता है, किसी में नहीं माना जाता। बट M4 को मतलब पार्ट ऑफ मनी सप्लाई नॉर्मली नहीं मानते। बट मान लीजिए अगर एग्जाम में अगर कोई पूछता है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि M3 यानी जो M3 क्या है, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो M4 क्या हुआ, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको है? नो सर। नो सर। तो M2 क्या हुआ बताइए फिर? सर M2 में जो है वो M1 होता है प्लस पोस्ट ऑफिस में जो है जो जमा की हुई राशि होती है प्लस जो है डिमांड डिपॉजिट होता है। कैश शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट होते हैं सर, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिसेस। अब कैश प्लस डीडी क्या है, ये M1 है। कैश प्लस डीडी क्या है, M1। ठीक है, हमें क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिमांड डिपॉजिट। अब क्या है, डिमांड डिपॉजिट हमको क्लिक नहीं कर रहा है कि डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली होता क्या। जब आप उसको समझेंगे एक्चुअली क्या हुआ, इट इज एज गुड एज कैश बट नॉट कैश। यानी कैश की लिक्विडिटी, यानी जो आपने वर्ड किया था तरलता, कैश की जो तरलता है वो सबसे ज्यादा होती है। और M1, M2, M3 और M4 उसी तरलता के हिसाब से ही कैटेगराइजेशन है इनका। M1 की सबसे ज्यादा है यानी मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। M4 इज लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। लीस्ट लिक्विड और मोस्ट लिक्विड में क्यों? मोस्ट लिक्विड का मतलब है कि क्योंकि उसकी एक्सचेंज पावर बहुत ज्यादा है। हम कैश से कोई भी चीज खरीद सकते हैं और हमारे कंट्री में तो कल्चर भी है, कैश जब तक घर में ना हो 1,00,000-2,00,000 रुपए तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं बिल्कुल कुछ है ही नहीं हमारे घर। मतलब एक कल्चर से भी एक रिलेशन है कैश का। जैसे पहले होता था ना कि घर में अगर गाय भैंस नहीं है तो वो आदमी तो गरीबी माना जाता था।
गाय भैंस बैल नहीं है, तो अब उसका वो किसने टेक ओवर किया उसको? कैश ने, क्योंकि पहले कैश नहीं हुआ करता था, हम करेंसी प्रिंट नहीं करते थे, तो उस टाइम में वो लिक्विड होते थे। आज क्या है, आज करेंसी और नोट्स लिक्विड फॉर्म में है। तो M1 इज मोस्ट लिक्विड, M4 इज, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, तो आप उसको M1 टिक कर सकते हैं, इसका आंसर M1 होगा। लीस्ट लिक्विड आ गया तो M4 हो गया। ब्रॉड मनी, नैरो मनी, उसमें पूछ सकते हैं कि नैरो मनी में M1 होता है कि M2 होता है कि M3 होता है कि M4 होता है, ब्रॉड मनी में क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो मैंने स्टार्टिंग की थी आपसे, इन्फ्लेशन क्या होता है, आप लोगों को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पता ही है। कोई भी बता सकता है कि भाई जब चीजें महंगी होती हैं तो उसको ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक टेक्निकल कारण है नॉर्मली जो दिया होगा और आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो उसमें एक मनी सप्लाई भी आता है। तो मनी सप्लाई मैंने आपको बताई, जिसमें M1, M2, M3, M4 हो सकते हैं, और इन्हीं को नैरो मनी, ब्रॉड मनी बोला जाता है, मोस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड बोला जाता है। अच्छा, एक मैं आपसे एक बिल्कुल करंट अफेयर्स का ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पेंडेमिक है, पेंडेमिक क्या है, कोरोना। कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं? एक दो बताइए सोच के। ठीक, तो इन चीजों को तो छोड़िए, आपको खाने के भी लाने पड़ रहे हैं, यानी नौकरी जाने से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिमांड कम हो गई आपकी, फिर यानी डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है वो भी और कम हो जाएगा। इस पूरे ये घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? इकोनॉमिक्स में आपने टर्म पढ़ा होगा, रिसेशन। सर मांग और लागत। रिसेशन नहीं, एक आपने पढ़ा होगा वो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, एक विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी होता है, नक्स की थ्योरी थी ये। ये विशेष सर्किल कोई पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कभी? अच्छा, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है आप लोगों में से? नो सर। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने ग्रेजुएशन में? नो सर। ओके, देखिए देखिए ऐसा है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, विशियस का मतलब होता है कि एकदम आप उस सर्कल में फंस चुके हैं। जैसे अभिमन्यु, क्या बोलते थे उसको, चक्रव्यूह। महाभारत में चक्रव्यूह। चक्रव्यूह होता है। हाँ, यानी ये गरीबी का चक्रव्यूह है। ये विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ये क्यों होता है कि फैक्ट्री बंद हो गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अब फैक्ट्री बंद हो गई तो बेरोजगारी हो गई, फैक्ट्री बंद होने का मतलब बेरोजगारी हो गई, बेरोजगार हो गए तो क्या हुआ, आपकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड भी कम हो गई। यानी जो आपकी जब इनकम ज्यादा होती है तो आप कहते हैं भाई मैं अगले महीने कार लूंगा, अब हुआ क्या कि अगले महीने आपने कार तो छोड़ा, आपकी नौकरी चली गई, तो फिर आप कार की तो छोड़ोगे, आप मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाओगे, या मोटरसाइकिल पहले से होगी तो मोटरसाइकिल भी बेचनी पड़ जाएगी आपको, तो डिमांड कम हो गई। अब
डिमांड से फिर क्या होता है कि फिर प्रोडक्शन में फिर कटौती होती है, यानी फैक्ट्री तो उतना ही बनाएंगे ना जितनी डिमांड है, तो फैक्ट्री ने फिर क्या हुआ, फिर और कम नौकरियां कर दी और लोगों को निकाल दिया, फिर जो लोग निकाले उनकी फिर से डिमांड कम हो गई, फिर से प्रोडक्शन कम हो गया, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से फिर इनकम कम हो गई, इनकम कम होने से फिर डिमांड कम हो गई, डिमांड से फिर कम प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये चक्रव्यूह है, मतलब चक्र करते रहते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और वो चक्कर बड़ा होता जाता है। इसको बोला जाता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये नर्स की थ्योरी थी। अब ये जो 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 ये दुष्चक्र है, ये जो विशियस सर्कल है, वो किस वजह से होता है, लो इनकम और लो डिमांड की वजह से। तो इसका एक कारण इन्फ्लेशन भी हो सकता है, एक कारण इसका डिफ्लेशन भी हो सकता है। खैर अभी वाइंड अप करेंगे। देखिए मैंने इन्फ्लेशन बताया, इन्फ्लेशन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण देश में मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है या कम कर दी गई है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। मनी सप्लाई की डेफिनेशन आप लोगों को पता भी है, और इसकी फॉर्म होती है M1, M2, M3, M4। M1 ब्रॉडेस्ट फॉर्म, नैरोएस्ट फॉर्म होती है, यानी मोस्ट लिक्विड होती है। M4 लीस्ट लिक्विड होती है, यानी इसकी तरलता सबसे कम होती है, M1 की सबसे ज्यादा होती है। M1 में केवल कैश और डीडी शामिल किया जाता है। M2 में कैश और डीडी के अलावा सेविंग डिपॉजिट्स भी शामिल कर लिए जाते हैं। M3 में टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर लिए जाते हैं, और M4 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं वो इंक्लूड कर ली जाती हैं। M4 लीस्ट लिक्विड हो गया, M1 मोस्ट लिक्विड हो गया, और यानी जो नैरो, सबसे ज्यादा नैरो है वो क्या है, मोस्ट लिक्विड है, और जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है वो लीस्ट लिक्विड है। लीस्ट और लिक्विडिटी मैंने बताई आपको, पावर ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अगर आपके पास कैश है तो आपकी वो उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, और इसके अलावा कैश के अलावा और भी कोई चीज है, मतलब आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स हो सकता है, आपके पास शॉर्ट सेविंग डिपॉजिट्स हो सकता है, आपके पास टाइम डिपॉजिट्स हो सकता है। तो टाइम डिपॉजिट्स की तरलता सबसे कम होती है क्योंकि उसका पीरियड एक फिक्स होता है। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना चाहोगे, तो मैं उसी हिसाब से कुछ प्रिपेयर करूं। सर हेलो, हाँ बोलिए। सर रिजर्व बैंक और जो सर नॉर्मल बैंक होते हैं सर, उनमें कैसे जो रेट होता है, रिवर्स रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेट, उस बारे में पढ़ना चाहिए। यस सर, ये CRR SLR ये सब पढ़ना जी चाहते जी हैं। जी जी। हाँ देखिए, अभी चलिए मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और उसके हेड को गवर्नर बोला जाता है, और RBI कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू डिसाइड मनी सप्लाई, यानी जो क्वांटिफिकेशन है मनी सप्लाई का वो RBI ही डिसाइड करेगा। रेपो रेट होता है, एक होता है SLR, एक होता है CRR। रेपो रेट जो होता है
रेपो मतलब REPO, रेपो रेट, repurchasing, REPO, रेपो, रेपो का मतलब है रिपर्चेजिंग ऑप्शन। अब रिपर्चेजिंग ऑप्शन क्यों बोला जाता है इसको, यानी हम रेपो क्यों बोलते हैं इसको घैपो बोल सकते हैं, हैपो बोल सकते हैं, रेपो क्यों बोलते हैं भाई? टर्म तो कोई भी हो सकता है ना, शॉर्ट फॉर्म होती है, CRR भी जैसे शॉर्ट फॉर्म है, ऐसी रेपो है रिपर्चेजिंग ऑप्शन। इसको रिपर्चेजिंग ऑप्शन क्यों बोलते हैं? SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए रेपो रेट होता है, रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल बैंक है यानी RBI है, वो कमर्शियल बैंक को लोन भी देता है। जैसे कमर्शियल बैंक हमको देते हैं, कमर्शियल बैंक का मतलब जो कॉमर्स में एंगेज्ड है, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे SBI है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ये इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, यानी ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस बैंक्स हैं एक तरीके से। कॉमर्स का मतलब बिजनेस होता है ना। तो रेपो रेट होता है, वह रेट है होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, आप लोग बैंक यानी PNB गए, आप SBI गए, आपने लोन लिया, तो आपको बैंक कैसे लोन देता है आपको बताइए? सिक्योरिटीज जमा करवाएगा, सिक्योरिटीज। एक मिनट, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से करता हूँ। सिक्योरिटीज जमा करनी पड़ती है उसके लिए सर, लोन के लिए। सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है ना। सिक्योरिटीज हाँ, तो सिक्योरिटी क्या होती है सर? लैंड के पेपर और नहीं, आपने हाउसिंग लोन लिया, मान लीजिए घर बनाने के लिए आपने लोन ले रहे हो, तो बैंक आपको लोन कब देगा? देगा जी ठीक है, आपके प्लॉट के पेपर होंगे, वो हमको दे दीजिए। सर उसमें ID प्रूफ वगैरह होना चाहिए, और उसके नहीं, बाद ID प्रूफ नहीं, वो फॉर्मेलिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए। जब आपने हाउसिंग लोन लिया कि भाई हमको घर बनाना है, तो बैंक आपसे बोलेगा कि ठीक है, जो आपने प्लॉट खरीदा था उसका बेनामा कराया होगा प्लॉट का, उसके पेपर हमको दे दो। देना पड़ता है। जी सर, जी सर। तो अब ऐसे ही RBI कमर्शियल बैंक को बोलता है कि हमको कुछ सिक्योरिटी दो, आप तभी हम आपको लोन देंगे। यानी अगर SBI कहता है RBI से कि हमको लोन दे दीजिए, हमारे पास कुछ पैसे की कमी है, क्योंकि काफी लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन लोन नहीं दे पा रहे हैं हम, तो हमको आप लोन दे दो। तो RBI क्या बोलेगा कि हमको सिक्योरिटी क्या चाहिए, यानी मोर्टगेज अमाउंट भी तो चाहिए ना उनको। यस सर। वो कहेंगे कि आप हमको कुछ ऐसा पेपर दीजिए जिससे कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे इस पैसे की। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स दे देते हैं, उनके पास बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसके बदले वो क्या करते हैं, RBI से लोन ले लेते हैं। लेकिन आप जब हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो क्या 6% पर लोन देता है कमर्शियल बैंक आपको? वो नॉर्मली 11-12% पे होता है। जी सर। तो RBI क्या है, RBI बिजनेस नहीं करता, RBI केवल मिनिमम रेट लेता है, उसी रेट को बोलते हैं रेपो रेट। यानी रिपर्चेजिंग ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, उनको भी सिक्योरिटी क्या होता है, RBI देता है। यानी जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है बॉन्ड्स वगैरह, वो भी RBI से पूछ के करती है। अब सब तो करिए, गवर्नमेंट बॉन्ड कमर्शियल बैंक ने ले लिए, अब
जब लोन लेता है आरबीआई से, तो जिस रेट पर आरबीआई उन कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिपर्चेजिंग ऑप्शन का मतलब उसने सिक्योरिटी आपके अपने पास फिर से परचेज कर ली। रिपर्चेजिंग ऑप्शन का मतलब रिपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। अब उसमें फिर क्या होगा, मान लीजिए अब क्या है कि कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटी वापस चाहिए, ठीक, कमर्शियल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक कहता है जी आप हमारा लोन, हम आपका लोन दे रहे हैं, आप हमारा बॉन्ड वापस कर दीजिए। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिपर्चेजिंग, परचेजिंग एंड रिपर्चेजिंग, इसी को बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जिस दर पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, जिस दर पर कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी वापस लेते हैं, बॉन्ड्स वापस लेते हैं। ये क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की। सपोज करिए रेपो रेट 5 से 6% कर दिया आरबीआई ने, तो आपका हाउसिंग लोन भी 10% से 12% पर आ जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले रहा है लोन, तो उसको भी तो अपनी कीमत निकालनी है, तो वो आपका रेट बढ़ा देगा। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी। आपको रेपो रेट समझ में आया नहीं? यस जी सर, सर। समझ में आ गया, बहुत अच्छे जी से। सर, हम नेक्स्ट क्लास में भी समझाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है, देखिए लिक्विडिटी मैंने आपको समझाया ना, लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे कैश है सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, एक्सचेंज, पावर ऑफ एक्सचेंज। सर पावर ऑफ एक्सचेंज। हाँ, पावर ऑफ एक्सचेंज, जैसे कैश सबसे ज्यादा उसकी एक्सचेंज पावर है। तो अब इसमें देखिए 3 वर्ड है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब है समथिंग लाइक लीगल, मतलब लीगली, जैसे अगर हम, मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब है कि ये कोई रिटन फॉर्म में कोई रूल बना हुआ है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मतलब ये मैंने आपको बताई, और रेशियो, इसका मतलब ये हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का, कि जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में 100 करोड़ रुपए टोटल डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स किसके हैं, पब्लिक के ही है ना। तो अब एसएलआर का मतलब ये हुआ कि आरबीआई ये कहता है कि आपको जो टोटल डिपॉजिट्स है 100 करोड़, उसका 40 करोड़ आपको एसएलआर के रूप में रखना है, यानी 40% एसएलआर है मान लीजिए, तो कहेगा कि 40 करोड़ आप एसएलआर रखिए, बाकी जो 60 करोड़ है, बाकी उनका आप लोन दे सकते हैं या और कोई किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 40 करोड़ आपको लिक्विड फॉर्म में रखने होंगे। लिक्विड फॉर्म का मतलब रेडी कैश या ऐसी कोई चीज जो कैश के बराबर ही हो, जैसे गोल्ड वगैरह। तो आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को कि आप टोटल डिपॉजिट्स का, पब्लिक ने जितने डिपॉजिट्स आपके बैंक में किए हैं, 100 करोड़ रुपए किए हैं मान लीजिए, तो 40 करोड़ आप उसको लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये, क्यों ऐसा आरबीआई क्यों बोलता है, ठीक है, ऐसा आरबीआई क्यों बोलता है? एक तो क्वेश्चन ये एसएलआर में हो गया। अब सीआरआर में आते हैं, अब इसको समझिएगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों बोलता है कमर्शियल बैंक को कि आपको 40% लिक्विड फॉर्म में रखना है और 60% को ही आप इन्वेस्टमेंट या लोन वगैरह दे सकते हो। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR is the amount of money that the commercial bank are obliged
ओबलाइज का मतलब है कि उनको रखना ही रखना है. They are statutorily obliged to keep certain percentage of cash with the Reserve Bank of India in the cash. SLR शायद 20 से 25 के बीच में है, बढ़ता घटता रहता है जो भी क्रेडिट पॉलिसी आती है आरबीआई की, ठीक है. लेकिन CRR नॉर्मली कम से ही कम रहता है. वो इसलिए रहता है कम 3 या 4%, क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक 10% रखने लगेंगे तो बैंक फिर बिजनेस क्या करेंगे. यानी सपोज करिए मैंने 1 करोड़ रुपए जमा किया और उसमें से CRR 3% है, तो मुझे उसमें से क्या होगा, 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे आरबीआई के साथ पास में. अगर आरबीआई उसको 10% कर देता है CRR को, तो मेरे जो 1 करोड़ रुपए जमा है तो उसके पता लगा 10 लाख तो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे उसको. अब वो बिजनेस कितने से कर सकता है, केवल 90 लाख से, और उस 90 लाख में भी फिर उसको SLR भी रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी रखना है. अब मान लीजिए 30% वो निकल गया तो 30 लाख वो चले गए, तो अब आपके पास कितने बचे, 60 लाख ही बचे आपके पास. तो अब ये क्यों किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमी के हिसाब को देखते हुए इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो नॉर्मली क्या होगा, SLR और CRR को बढ़ा दिया जाएगा. और अगर इन्फ्लेशन डाउन है, डिफ्लेशन की पोजीशन है, तो SLR और CRR को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बता दिया जाएगा. तो ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया, पढ़ के आना है इसको. सर एक क्वेश्चन है मेरा. सर इकोनॉमी के लिए सर बुक कौन सी अच्छी रहेगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हेलो. ऐसा नहीं, देखिए इकोनॉमिक्स क्या आप जनरल स्टडीज या उसमें है सब्जेक्ट? नहीं सर जनरल स्टडी के लिए. जनरल स्टडीज के लिए तो एक इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, हम लोग तो वही पढ़ते थे. सर मैंने बौद्धिक प्रकाशन की ली है, मैंने दिया भी है इस बार में. तो सर ज्यादातर क्वेश्चन तो देखिए मैंने तो लास्ट IAS का दिया था 2003 में और 2006 में दिया था PCS का. उसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, मुझे उसका आइडिया नहीं है. लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. कोई भी देखिए बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए. मुझे लगता है NCERT की पढ़ो ना, आप NCERT की पढ़िए, NCERT इज बेस्ट. यस सर. NCERT की बेस्ट इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो आती थी, मेरे को नाम याद नहीं रहा उसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो वो बेस्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए. तो रमेश सिंह. हाँ रमेश सिंह सर. नहीं रमेश सिंह नहीं, वो उनको पता होगा, आलोक जी को, वो बता देंगे, क्योंकि वो टच में है. बेसिकली मैं तो बिल्कुल टच में नहीं हूँ. मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो वो मेरे को क्योंकि कभी ऐसा रटा नहीं, मैंने पढ़ाई समझाई, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ. वो तो कोई भी देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो वो सफिशिएंट है. वो ये सब जो ये आते हैं ना, इसके प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, ये सब वो उतना, वो क्या आते हैं, वो कहीं से 4 लाइन लेंगे, कहीं और से 4 लाइन ले लेंगे, वो पूरा कर देंगे उसको. तो जो एक गैप रह जाता है उसमें आपके समझने में. तो NCERT जो 10th लेवल की होती है, 9th-10th लेवल की कॉन्सेप्ट्स के लिए वो ले लीजिए. और इंडियन इकोनॉमी की वीक सब्जेक्ट यही है, इकोनॉमिक्स ही है मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट. और सर इंटरेस्ट भी इसमें नहीं आता है. नहीं वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है ना कि आप जैसे मान लीजिए कोई चीज पढ़ने लगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. जैसे SLR का पर्पज ये होता है कि बैंक की विश्वसनीयता बनी रहे. यानी ऐसा ना हो कि आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए और किसी दिन ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए 10 लाख रुपए निकालने गए
और बैंक के पास कैश है ही नहीं अभी उतना उस दिन, मान लीजिए कैश नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? क्या तुम तो बड़े धोखेबाज हो? जब मुझे काम पड़ा है तो आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे, यानी उसकी विश्वसनीयता कम हुई ना बैंक की। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पैसे ना डाले उसमें। तो तब आरबीआई ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जमा किया है तो आप 40 लाख रुपए लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, यानी जब वो चाहे जब ले सकता है। ओके सर, दिस इज कॉल्ड एसएलआर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सीआरआर केवल जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं ऐसा 4% में लोन दूंगा तेरे को। इसका भी पर्पज यही होता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो वो सीआरआर को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, जिससे कि बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी यानी ऋण देने की शक्ति कम हो जाए। ऐसे एसएलआर के साथ तीनों इंटरकनेक्टेड है, तो इनके उद्देश्य अलग अलग हैं, बस इंटरकनेक्टेड तो है, तीनों अपने अलग अलग काम करते हैं बट दे आर इंटरकनेक्टेड। ये अपने आप में कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री काम है। ओके सर, ओके, थैंक्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।